नमस्कार दोस्तों, ग्लोबल स्टोरीज में आपका स्वागत है। मैं वहाँ HIV स्पेशली लिखता था, बाद में मैंने अभी हटा दिया क्योंकि जब से मैंने HIV स्पेशली लिखना शुरू किया तब से मेरे मरीज घट के 54 बच गए 25%, 75% भाग गए। उनका मन में चलता है कि पहला तो कि ये जो व्यक्ति है इसके पास गलत लोग आते। दूसरी बात ये सोचते हैं, कभी कभी लोग हमको खुद ही HIV पॉजिटिव समझ लेते हैं कि हम भी HIV पॉजिटिव हैं। उनको पता है कि सिर्फ सेक्स के जरिए हो रहा है, हालांकि दूसरे जरिए से होता है। HIV के नाम सुनते ही लोग डर जाते हैं और लोगों को लगता है कि HIV मतलब मौत। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर जागरूकता पर ध्यान रखा जाए इस बीमारी को लेकर तो बचा जा सकता है। हमारे समक्ष झारखंड के वरिष्ठ डॉक्टर मतीन अहमद खान जी हैं, जो कि बताएंगे कि एड्स और HIV क्या है। दोनों में अंतर है। पहले तो उसका अगर एक्सप्लेनेशन देखें तो HIV का अर्थ होता है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, और एड्स का मतलब होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। HIV तो एक वायरस है, लेकिन HIV इन्फेक्शन का रूप होता है और एड्स डिजीज़ का रूप है। ये समझने में बहुत ज़रूरी है कि एक संक्रमण है और एक रोग है। संक्रमण की अवस्था में विषाणु या रोगाणु शरीर के अंदर रहता तो है किंतु लक्षण नहीं दिखाता है। लेकिन रोग के हालत में रोग तभी होता है जब लक्षण स्पष्ट होता है। एक साधारण एग्जांपल दूंगा कि जैसे हम लोग कहीं समझ लीजिए कि कोई पार्टी में 50 आदमी खाना खाया, दूषित खाना था, लेकिन उसमें 10 आदमी को उल्टी और दस्त हुआ, तो संक्रमित तो 50 के 50 हुए, लेकिन रोग 10 को हुआ क्योंकि लक्षण आए। तो वैसे ही HIV की अवस्था में विषाणु तो शरीर में प्रवेश कर गया, लेकिन जो भी लक्षण है, बाद में मैं बताऊंगा कि लक्षण क्या है या क्या नहीं है, या लक्षण का क्या मतलब है इस रोग में, ये बहुत बड़ी निभ्रांति है। लेकिन पहले ये समझिए कि जो भी लक्षण स्पष्ट हुआ तो वो लक्षण आने पर ही रोग होगा। इसलिए पहला अंतर है कि HIV एक संक्रमण या इन्फेक्शन की अवस्था है और एड्स एक रोग या डिजीज़ की अवस्था है जिसमें लक्षण, जो भी लक्षण है, दिखते हैं। सर, अभी हमारे देश में क्या स्थिति है? एड्स को लेकर काफ़ी जागरूकता अभियान भी चलाया जाता है ऐसे। पहले तो एक और यहाँ मैं बोलना स्पष्ट करना, क्योंकि मेरे पास बहुत प्रश्न आते हैं फ़ोन पे कि मुझे ये सिम्टम है, लोग अपने ही टेस्ट करा रहे हैं सिम्टम समझ के। एक्चुअली मैं बोलूँ कि कोई स्पेसिफिक डिजीज़ स्पेसिफिक कोई सिम्टम नहीं है, सब साधारण लक्षण हैं जो दूसरी बीमारियों में भी पाए जाएंगे। जैसे मैं बताता हूँ, बुखार होना, लंबा बुखार, 2 महीना 3 महीने का बुखार, जो कॉमन TB और टाइफाइड में भी हो सकता है। वज़न घटना, जो TB में भी हो सकता है, कुपोषण में भी हो सकता है। तीसरा है कि डायरिया, क्रॉनिक डायरिया 2-3 महीने का। तो बहुत बार लोग पेट खराब, पानी की वजह से, इन्फेक्शन की वजह से भी पेट खराब हो सकता है। उसके बाद गिल्टी होना गले में, तो गिल्टी होना TB का भी कॉमन लक्षण है। तो ये, या मतलब जो भी लक्षण है इस बीमारी में, करीब सभी लक्षण दूसरे बीमारी, जैसे मुंह में छाला पड़ जाना, ये भी एक लक्षण है। तो मुंह में छाला तो सबसे कॉमन पड़ता है, सबसे करीब कोई ऐसा आदमी नहीं गुजरा होगा जिसको कि मुंह में छाला नहीं पड़ा हो। तो क्या उसको रोग है? नहीं। तो ये पहले समझना है कि इसका कोई डिजीज़ स्पेसिफिक लक्षण नहीं है। इसलिए प्लीज़ एंड प्लीज़ अपने को ये नहीं समझें कि मेरा ये लक्षण है। मेरे पास बहुत कॉल आते हैं, इसलिए मैं ये बताना चाहता था। अब रहा हमारे देश में इसकी स्थिति क्या है। हमारे देश में अभी करीब जो रोगी लोग हैं हमारे देश में, करीब 23 लाख रोगी हैं। 23 लाख, 2.3 मिलियन। उसमें हम लोग तकरीबन 16 लाख प्लस लोगों को हम लोग ART या जो HIV की दवाइयाँ हैं वो हम लोग पहुंचा रहे हैं। उसमें तकरीबन 15 लाख के करीब सरकारी व्यवस्था में है और 1 लाख के करीब लोग प्राइवेट तौर पे खुद ही दवा ले रहे हैं। तो टोटल मान लीजिए कि 16 लाख के करीब प्लस लोग दवाइयाँ इस्तेमाल कर रहे हैं। तो एड्स दिवस को लेकर जैसे कि अभी भी काफ़ी लोगों में भ्रांतियाँ होती है। हालांकि एड्स के नाम सुनते ही, HIV के नाम सुनते ही बहुत लोग सोचते हैं कि अब मेरा जीवन ख़त्म हो गया, मतलब काफ़ी डर रहता है ऐसे। तो ऐसे लोगों के लिए क्या? देखिए, भ्रांति तो है। ये बीमारी अभी जो सबसे पहले शुरुआत में पता चली 1981 के आसपास,
आज तकरीबन 81 से लेके अभी तक कितना हुआ, 81 मतलब उधर 19 और इधर 24, करीब करीब 43 साल, 43 ईयर्स चल रहा है। तो जब ये शुरुआत में आई थी, चूँकि बीमारी नई थी, हालांकि बाद में पता चला कि ये बीमारी यानी कम से कम 100 साल पुरानी है, लेकिन हुआ ये है कि ये जो वायरस है इवॉल्व किया है, ये वायरस चेंज करते करते 1981 में इस अवस्था में आया कि रोग पैदा कर सका। अन्यथा ये यानी जंप वायरस, जंप बोलते हैं, स्पीशीज जंप, मतलब ये बंदर से आदमी में जो आया है, ये करीब करीब 1901 में ये जंप किया है, स्पीशीज जंप। लेकिन चूँकि बोला नहीं कि लोग बहुत जगह प्रथा है, बंदरों का खून लगाते हैं अपने शरीर में सेक्स बढ़ाने के लिए, या फिर बंदर को भी शिकार करके खाते थे। बहुत सारा कारण है, ट्रैवल बढ़ गया, सेक्स इंडस्ट्री बढ़ गई, सेक्सुअल यानी लोगों का यानी एक्टिविटी बढ़ गया। तो इस कारण ये वायरस चेंज होते होते इस अवस्था में आया कि 1981 में ये रोग बना सका। तो अभी समझिए कि शुरुआत में बिल्कुल पता नहीं था हमें कि क्या है, बाद में पता चला 1984 में इस बीमारी का यानी जो कॉज करने वाला वायरस है उसको HIV नाम दिया गया और बीमारी का नाम दिया गया एड्स, अन्यथा अलग अलग नाम था उसके पहले। तो ये धीरे धीरे जानकारी बढ़ती आई और 1988 में पहली दवा आई, ज़िटोविडीन बोलते हैं। लेकिन तो भी एक दवा से कारगर नहीं हो रहा था, तो फाइनली 1993 में 3 दवाइयाँ आई जो हम लोग ART जिसको बोलते हैं, जिसमें 3 तरह का दवा देते हैं। तो ये 1993 से स्टार्ट हुआ है और जब से ये स्टार्ट हुआ तब से बीमारी पे पकड़ हम लोग की अच्छी हुई है। और अब तो इतनी अच्छी दवाइयाँ हैं कि लोग इतने मोटे होके आ रहे हैं कि पता ही नहीं चलता है कि उनको रोग है। अभी इतनी अच्छी दवाइयाँ हैं कि लोगों की जो लॉन्गेविटी है, जो जीवन काल है, वो एज़ गुड एज़ नॉर्मल हो गया है। मतलब मानने का ये है कि अगर किसी को 20 साल के आदमी को रोग हुआ तो अगर वो दवा खाएगा तो ईश्वर अगर उसको 80 वर्ष की उम्र दिए हैं तो 80 वर्ष वो जिंदा रहेगा। समझ गया? मतलब इस बीमारी में चूँकि ये कहा जैसे एड्स नाम है, एड्स का मतलब है एक्वायर्ड, मतलब बीमारी लेना है, हम हवा में नहीं है, कहीं से आएगा, 4 विधि से आएगा, पता ही है, और वो डिफ़िकल्ट है, सेक्स के जरिए, ब्लड के जरिए, निडल के जरिए, माँ से गर्भ के जरिए। तो ये आसान नहीं है, इसलिए एक्वायर्ड कहा गया, उपार्जित। और होने के बाद क्या है कि आपको बीमारी से लड़ने की क्षमता घट गई, इम्यूनोडिफिशियंसी, मतलब जो यानी बीमारी से जो लड़ने की क्षमता है वो घट गई। तो घटने के बाद क्या हुआ, सिंड्रोम जिसको बोलते हैं, सिंड्रोम का मतलब बहुत सारे लक्षण एक साथ, तो बहुत सारी बीमारियों के लक्षण एक साथ आएंगे, इसलिए उसको सिंड्रोम नाम दिया गया। एक बीमारी नहीं है, जैसे उसको TB भी हो सकता है, उसको यानी फंगल इन्फेक्शन हो सकता है, उसको कोई और वायरल इन्फेक्शन हो सकता है, उसको सेक्सुअल डिजीज़ अदर भी हो सकता है, मतलब उसको नाना प्रकार की बीमारियां हो सकती हैं एट ए टाइम। इसीलिए उसको कहा गया कि ये सिंड्रोम है, और इसीलिए कोई लक्षण हो ही नहीं सकता इसका। बहुत सारी बीमारी है हर एक का। तो ये है, इसमें कहना ये है कि इसमें जो भी बीमारी होगी वो सारी बीमारियां ठीक हो जाएंगी उस व्यक्ति को इलाज से। सिर्फ एड्स ठीक नहीं होगा, HIV या एड्स जिसको हम नाम दे रहे हैं वो ठीक नहीं होगा, उसके लिए दवाइयाँ खानी होगी। तो सर दवा खाने से क्या, जैसे आपने बताया कि जैसे नॉर्मल लाइफ है, जिससे जितना एज है, अभी का इतना डेवलपमेंट हो गया है दवा मेडिसिनों में, तो वैसे आदमी नॉर्मल जीवन जी सकता है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, नॉर्मल ज़िंदगी जी ही रहे हैं। अभी भारत में करीब करीब मैं बताऊँ 16 लाख प्लस लोग दवा ले रहे हैं, और मैं भी यहाँ दवा लिखता हूँ, और मैं झारखंड एड्स कंट्रोल सोसाइटी का मैं जॉइंट डायरेक्टर रह चुका हूँ, और सारे ART सेंटर मेरे ही अंडर थे पहले, बाद में मैंने वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लिया है अभी, लेकिन सारे ART सेंटर्स तो मेरे ही अंडर थे। तो जितने भी रोगी हैं जो झारखंड में, जो रोगी मान लीजिए करीब अभी 20,000 से थोड़ा ऊपर होगा झारखंड में, तो सारे लोगों को दवाइयाँ हम ही लोग देते थे। कुछ लोग बाहर से लेते हैं, लेकिन उनकी संख्या बहुत कम है झारखंड में, क्योंकि झारखंड गरीब राज्य है, तो दवाइयाँ थोड़ी मुश्किल होती हैं खरीदने में, तो लोग नहीं खरीद पाते हैं। लेकिन हाँ, ये दवाइयाँ जस्ट लाइक ऐसी हैं कि अगर आप दवा खाएंगे तो आपका बीमारी कंट्रोल में रहेगा, जस्ट लाइक डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर के जैसा। जैसे डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर दवा खाइए तो आप ठीक रहते हैं, वैसे ही ये दवाइयाँ खाइए ठीक रहेंगे, और इतने अच्छे रहेंगे कि पहचान में लोग नहीं आते। एकदम लिक दुबला सा आदमी आएगा और 6 महीने में इतना मोटा होकर आता है कि हमें को पहचान नहीं आता है।
सर इस बीमारी का अस्थायी इलाज कब तक संभव हो पाएगा? देखिए, अस्थाई इलाज इसलिए अभी संभव नहीं है, अभी तक इसलिए नहीं हो पाया है क्योंकि वायरस बहुत चालाक है। वायरस अपना रूप स्वरूप बदलते रहता है। तो आज जो हम वैक्सीन, इसका जो अस्थाई रूप होगा वैक्सीन होना है, तो वैक्सीन थोड़ा हम लोग के लिए प्रॉब्लम हो रहा है क्योंकि ये अपना रूप बदलता है। तो आज मान लीजिए, आज का स्वरूप में समझ लीजिए कि वैक्सीन ए था, आज के स्वरूप में हमने उसका एंटीबॉडी बनाया, उसका वायरस, उसका वैक्सीन बनाया, तो कल वो उसी व्यक्ति के शरीर में वायरस बी टाइप हो जाएगा, दूसरा टाइप हो जाएगा, तो माने बदलते रहेगा अपना, तो वो कारगर नहीं होगा। इस पे अभी हम लोग बहुत प्रयास कर रहे हैं लेकिन अभी बहुत हद तक सफलता नहीं मिली। तो ये, लेकिन अब चूँकि जैसे अब कोई जानता था कि कोविड का टीका इतना जल्दी आ जाएगा, तो इसीलिए हम लोग प्रयासरत हैं। दूसरा और क्या हुआ है कि दवाइयाँ इतनी अच्छी आ गई हैं कि फंडिंग कम हो गई है, इंटरनेशनल फंडिंग ही बहुत कम है रिसर्च के लिए, तो उसके लिए बहुत सारी कंपनियां आगे नहीं आ रही हैं इसके वैक्सीन के लिए। फिर भी विश्व स्तर पे बहुत सारे काम हो रहे हैं, लेकिन अभी भी हमको लगता है कि कम से कम हम लोग 10 साल दूर हैं। सर पहले की तुलना में मौत भी काफ़ी कम हो रही है। नहीं, एड्स से मौत तो बिल्कुल अब नगण्य ही हो गई, क्योंकि बीमार अगर दवा खाएंगे तो उसको बीमारी हो, जो कॉम्प्लिकेशन है, एड्स से कोई नहीं मरता, एड्स के कॉम्प्लिकेशन से मरता है। तो एड्स का कॉम्प्लिकेशन अगर तुरंत इलाज हो जाए तो व्यक्ति नॉर्मल रहता है, एज गुड एज नॉर्मल, और नॉर्मल लाइफ जिंदा रहता है। और मैं तो बोल ही चुका हूँ कि वो अगर दवा खाएगा तो जस्ट ब्लड प्रेशर और शुगर की बीमारी के जैसा वो उसकी लाइफ रहेगी। जैसे ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़ के लोग दवा खाते हैं और ठीक रहते हैं, तो वैसे ये भी दवा खाएंगे और ठीक रहते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं हाई रिस्क कैटेगरी, जो चपेट में जो आता है। हाई रिस्क कैटेगरी कौन है? पहला तो जो जो लोग समझिए कि बिना प्रोटेक्शन का सेक्स करते हैं, पहली बात। और दूसरी बात है कि लोग अनजान व्यक्ति के साथ सेक्स करते हैं, एक। तीसरा है कि जो हाई रिस्क ग्रुप है, जिसमें हम लोग मानते हैं हाई रिस्क ग्रुप, जैसे सेक्स वर्कर्स हैं, उनके साथ सेक्स करते हैं। और अगर प्रोटेक्शन के साथ नहीं करते हैं तो वो उसमें चपेटे में आ सकते हैं। दूसरा है, अगर खून जो चढ़ाते हैं, ब्लड ट्रांसफ्यूशन, अगर अच्छे ब्लड बैंक से नहीं लें, सर्टिफाइड ब्लड बैंक से नहीं लें, या अगर खरीद के चढ़ाएं, तो जो बेचने वाले ज़्यादातर ब्लड जो बेचते हैं वो ज़्यादातर ड्रग लेने वाले लोग होते हैं, सुई से। तो उनमें ये बीमारी, चूँकि सुई से भी होता है बीमारी, तो कॉमन है उनको, तो उनकी बीमारी ब्लड में आ सकती है और ब्लड ट्रांसफ्यूजन से भी हो सकता है। तीसरा मैं बता ही चुका हूँ कि एक ग्रुप में बैठ के नशा करने वाले लोग एक ही निडल से ले लेते हैं नशा, तो वो भी एक कारण हो सकता है होने का। और चौथा जो कारण है कि माँ के गर्भ से बच्चे में हो सकता है, और अगर वो गर्भवती जो HIV पॉजिटिव माता है, वो अगर बच्चे को अपना दूध भी पिलाती हैं तो उससे भी होगा। तो ये 4 ही विधि है और कोई विधि नहीं है। तो इसमें हाई रिस्क ग्रुप कौन है? पहला हाई रिस्क ग्रुप जो विजिटर्स जो हैं, CSW जैसे कमर्शियल सेक्स वर्कर्स के हुए। दूसरा हाई रिस्क ग्रुप है जो मर्द से मर्द में संबंध बनाते हैं, क्योंकि उसमें गुदा मार्ग से संबंध बनता है, तो मर्द से मर्द, उसको बोलते हैं मेल टू मेल सेक्स, MSM ग्रुप बोलते हैं, वो हाई रिस्क ग्रुप है। तीसरा जो हाई रिस्क ग्रुप है इंट्रावेनस ड्रग यूज़र, जो नस में खून नस में दवा लेते हैं। चौथा जो हाई रिस्क ग्रुप अभी हम लोग नया देख रहे हैं, ट्रक ड्राइवर्स हैं, लॉन्ग डिस्टेंस मतलब जो महीना में 23-24 दिन बाहर रहता है वो। फिर उसके बाद हम लोग बोलते हैं जो बाहर काम करने के लिए जा रहे हैं, जो साल में एक बार आते हैं, तो ज़्यादातर वही लोग माइग्रेंट्स बोलते हैं हम लोग उसको। तो वो लोग क्या करते हैं कि वो लोग सेक्स वर्कर के पास जाके संबंध स्थापित करते हैं और वहाँ से बीमारी लाते हैं, फिर अपनी पत्नियों को दे देते हैं और पत्नी से बच्चे में आता है। तो ये एक रूट है, ये बड़ा अफसोसनाक है लेकिन ऐसा होता है। तो ये लोग फिर अभी जो करंट अभी हम लोग डेवलप कर रहे हैं, जेल वगैरह में बहुत कॉमन है, सुनने में अजीब लगेगा लेकिन जेल के कैदियों में ही देखा जा रहा है। फिर ये बहुत बड़ा चीज़ है, ये ऐसा देखा जा रहा है। तो ये सब चीज़ें जो ये लोग हाई रिस्क ग्रुप हैं, प्लस जिनको खून चढ़ता है बार बार,
जैसे हीमोफीलिया वगैरह या थैलेसीमिया, इनको खून चढ़ता है थैलेसीमिया के ग्रुप के, तो क्या है कि इतना यानी कठिन जांच होने के बावजूद भी कभी कभी ब्लड में पकड़ नहीं पाता है टेस्ट, तो उनको चढ़ जाता है, तो उनको भी होने का संदेह है। तो हाई रिस्क उसको हम नहीं बोलेंगे, लेकिन उनमें संभावना, चूँकि बार बार खून चढ़ना है, हर महीना चढ़ना है, तो कभी एक आध बार कभी ऐसा मिस हो सकता है। लेकिन अभी सरकारी व्यवस्था में ये है कि खून जो है वो ब्लड बैंक बहुत सख्ती से जांच करके देता है, इसलिए संभावना नगण्य है अभी। उससे अब होना कम से कम इंडिया में थ्रू ब्लड होना बंद ही हो गया है, करीब करीब बंद हो गया। सर अभी भी बहुत जागरूकता की कमी है, कहीं कहीं लोग ऐसे होते हैं जो इसे छुआछूत बीमारी भी समझ लेते हैं। ये ऐसा है, बिल्कुल ऐसा है, छुआछूत है। और ये सिर्फ मरीजों के लिए नहीं है कि मरीज के साथ, वैसे डॉक्टर जो वैसे मरीज का इलाज करते हैं उनके लिए भी है। मैं खुद ही उदाहरण हूँ जब से मैंने अभी देखिएगा, मैं रतन मेडिकल में देखिएगा नाम, मैं वहाँ HIV स्पेशलिस्ट लिखता था, बाद में मैंने अभी हटा दिया, क्योंकि जब से मैंने HIV स्पेशलिस्ट लिखना शुरू किया तब से मेरे मरीज घट के 54 बच गए 25%, 75% भाग गए। तो ऐसा है। मन में क्या चलता है उनका मन में चलता है कि पहला तो कि ये जो व्यक्ति है इसके पास गलत लोग आते हैं, मतलब उनको पता है कि सिर्फ सेक्स के जरिए हो रहा है, हालांकि दूसरे जरिए से हो रहा। तो एक ये भावना है। दूसरी बात ये सोचते हैं कभी कभी लोग हमको खुद ही HIV पॉजिटिव समझ लेते हैं कि हम भी HIV पॉजिटिव हैं समझे। तो ये सब धारणाएं हैं, इसको अभी बहुत युद्ध स्तर पे लड़ाई लड़नी है। देखा जाए तो अभी जागरूकता कमी है, लोग छूने से नहीं होता है। मेरे घर में बहुत सारे HIV पेशेंट्स आते हैं और चाय पी के भी जाते हैं उसी कप में जिसमें हम लोग पीते हैं, क्योंकि हमको पता है कि नहीं होता। मैं हाथ मिलाना सब कुछ, ये सब ऐसा बिल्कुल नहीं है। सिर्फ 4 विधि जो बताया, सेक्स वो भी अनप्रोटेक्टेड, ठीक है, एक दूसरा है माँ से गर्भ से बच्चे को, तीसरा है रक्त संक्रमित रक्त, और चौथा जो है आपका निडल, संक्रमित निडल से होता है। ये गांव में कभी कभी हो रहा है ऐसा, इसलिए कि गांव के क्षेत्र में ये थोड़ा जागरूकता चाहिए कि अब तो खैर निडल चेंज हो रहा है, निडल चेंज करके ही इंजेक्शन देते हैं, लेकिन उस निडल को हम लोग फेंक देते हैं जहाँ तहाँ, तो बच्चे उठा के रिसाइकलिंग हो जाती है। तो इसीलिए उसमें HIV होने का संभावना, रिसाइकलिंग हो गया फिर बन के आ गया, तो वो तो आपके सामने तोड़ के दे रहा है, लेकिन अब ये मालूम नहीं है कि कहाँ से आया, तो उसका अलग एक प्रोसीड्योर है कि कैसे तोड़ के रखना है। तो वो भी एक डिस्पोजल जो सिस्टम है, कैसे डिस्पोज करना है निडल को, वो हम लोग फॉलो नहीं करते हैं। अस्पताल में भी बहुत हद तक फॉलो नहीं होता है, तो ये एक बहुत बड़ा कमी है। इसलिए वहाँ से निडल होके अगर आ जाए तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते। सबसे बड़ी बात है कि सिर्फ HIV नहीं, उसे हेपेटाइटिस B, हेपेटाइटिस C बहुत कॉमनली फैल रहा है, और हेपेटाइटिस B, हेपेटाइटिस B का भी जस्ट लाइक इसी का जैसा इलाज है एड्स का, उसका भी जिंदगी भर दवा खाना है। और इनफैक्ट HIV का ही एक दवा जो है उसको हम लोग जिंदगी भर खिलाते हैं, हेपेटाइटिस B, तो वो भी तो एक इससे ज़्यादा रफ्तार से फैलता है। हेपेटाइटिस C भी फैलता है, लेकिन हेपेटाइटिस B का लकीली दवा बीच में अगर कोई मरीज छोड़ दे अगर किसी कारणवश, तो क्या इम्पैक्ट फिर से मतलब उसका? देखिए, दवा ऐसा है कि 30 दिन में 3 दिन या 2 दिन मिस कर सकते हैं। 95% हम लोग को कॉम्प्लायंस चाहिए, एडरेंस बोलते हैं चाहिए। तो 3 दिन से 2 दिन से ज़्यादा अगर छोड़ेगा तो क्या वायरस, मैं बोला नहीं, ये वायरस मरता नहीं है, दवा रहता है। तो जैसे उस पर समझिए प्रेशर जो है हटेगा तो फिर आ जाएगा और अपना स्वरूप बदल देगा, तो ये दवा कारगर नहीं रहेगी। तो फिर क्या है कि हम लोग को जो छोड़ देते हैं वो जो भी दवा छोड़ते हैं, तो दवा छोड़ने के बाद ये लेप्रेसी, कोढ़ की बीमारी को माना जाता था बहुत भेदभाव वाला, तो वो तो अभी कम हो गया है कोढ़ के लिए, चूँकि रोग ही कम हो गया है। फिर TB के लिए बहुत हद तक माना जाता था, लेकिन अभी इसके लिए है, इसलिए कि इसमें जागरूकता नहीं है, क्योंकि गलत फहमी बहुत सारी हैं कि हाथ छूने से हो जाएगा, साथ खाने से हो जाएगा, कुछ भी नहीं है। ये 4 विधि अगर बताया जाए। दूसरा बात, क्योंकि यह सेक्स के जरिए होता है और हमारे समाज में अभी भी सेक्स एक टैबू है, मतलब उसके बारे में लोग करते हैं सब कुछ, लेकिन बात नहीं करना चाहते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। तो इसके लिए आपको स्कूल लेवल पे 10वीं 9वीं क्लास से
यानी जो स्टैंडर्ड बाय यानी साइंस के हिसाब से जो सेक्स एजुकेशन देना चाहिए तभी होगा, बच्चों में पता चलेगा। हम ये नहीं कहते हैं कि बहुत शुरुआत में दीजिए, लेकिन 8-9 में बच्चे 12-13 साल के हो जाते हैं तो उनमें बहुत सारी जिज्ञासाएँ आती हैं, जो उनका भी शरीर में बहुत सारा आमूल परिवर्तन होता है उस वक़्त, उनको भी जानने की जिज्ञासा रहती है। तो उस वक़्त शायद हम टैप करें, उस वक़्त हम सेक्स एजुकेशन दें और वो किताबों से दें, साइंटिफिक वे में दें और साइंटिफिक वर्ड्स यूज़ करें, तो शायद कुछ होगा जागरूकता। प्लस आखिर ये ग्राम पंचायत लेवल पे क्यों नहीं हो सकता? आजकल तो सभी लोग पढ़े लिखे हैं, आजकल औरतें भी काफ़ी पढ़ी लिखी हो गई, तो औरतों को क्या है, एएनएम हमारी हैं या क्या क्या आशा हैं, बहुत सारी हैं, उसके थ्रू हम लोग दिलवाते थे। हम भी 15 साल काम किए बहुत पहले, तो हमने बहुत हद तक काम किया है, तो वो जाके स्त्रियों को बता सकती हैं। और ग्राम पंचायत लेवल पे जो ग्राम सभा होती है, मैं तो चाहता हूँ कि उसमें आप बोलिए, तभी जागरूकता आएगी ना कि भाई ऐसे नहीं फैलता है, ये फैलने का यही 4 विधि और कोई विधि नहीं, इसलिए आप ऐसा नहीं करें। और ये बीमारी ऐसी है जो अगर दवा खाएंगे तो ठीक हो जाता है, ठीक रहता है आदमी, ठीक हो नहीं जाता है, ठीक रहता है। अभी ठीक होने वाला अभी स्थिति नहीं आया है। वैसे तो देखा जाए तो एलोपैथी में बहुत सारी बीमारियां ठीक नहीं होती हैं, सिर्फ यही क्या, ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज़ है, आज़मा मतलब दमा है, बहुत हद तक बहुत सारा क्रोनिक स्किन इन्फेक्शंस है, या बहुत सारे जो बीमारियां हैं, रिमटाइड आर्थराइटिस, ये सब जो हड्डी की जो बीमारियां होती हैं, जवानी वाली, जॉइंट वाली, वो भी नहीं ठीक होती, उसके लिए भी ज़िंदगी भर। तो बहुत सारे रोग ऐसे हैं जिसमें लाइफ लॉन्ग दवा खाना है। बहुत बार एपिलेप्सी जो होती है उसके लिए लाइफ लॉन्ग खाना होता है। बहुत बार जो साइकेट्रिक इलनेसेस है उसमें भी ज़िंदगी भर खाना पड़ता है। तो अगर उस तरफ से सोचेंगे तो उनका भी क्योर नहीं है, जैसे इसका क्योर नहीं है, तो वो भी खा रहा तो क्या हो रहा है, उसको जिंदा तो है, क्वालिटी लाइफ है, अपना खा रहा, दवा खा रहा, काम कर रहा। सर, इसकी दवा कहाँ कहाँ उपलब्ध होता है? अगर सरकारी में ना मिले तो क्या प्राइवेट में मिलता है? क्या महंगा है? प्राइवेट में तो मिलती है, दवा मिल जाती है, लेकिन उसके लिए वो एक्चुअली दवा खाना में नहीं लोग रखते हैं, इसलिए कि ये पैक आता है, ये तो लंबा दवा है, पैक आता है, कोई 1-2 गोली तो देगा नहीं। तो हमारे यहाँ रिवाज है कि एक पत्ता में 2 गोली दीजिए, 4 गोली दीजिए, ऐसे करके लेते हैं। तो वो रिवाज से तो कुछ होगा नहीं, कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि इसलिए ये पैक आती है, 30 गोली का डब्बा आता है, और चूँकि वो महीना में खाना है आपको हर बार, तो वो तो सालों साल खाना है। तो आप इसीलिए दूसरी दवाइयाँ जो हैं मतलब गवर्नमेंट सिस्टम में जो मिलती हैं वो फ्री मिलती हैं। आप बाहर से खरीदिएगा तो आपको एनीथिंग बिटवीन 1100-1200 से लेके 2600-2700 या कभी कभी 3600 तक भी आता है। वो भी तब जब वो डायरेक्टली कंपनी जो है पेशेंट को दवा पहुंचा दे। तो काफ़ी महंगी दवा होगी। नहीं तो डिपेंडिंग अपॉन क्या उसका रिक्वायरमेंट है। अगर वही दवा वो खरीदेगा काउंटर से, इसलिए और नहीं मिलता है कि काउंटर से खरीदेगा तो दुगनी दाम की मिलेगी। तो इसीलिए हम लोग कुछ दवा लोग ऐसे हैं जो समर्थ लोग हैं, तो वो तो क्या करता हूँ कि भाई उनको मैं कंपनी को बोल देता हूँ, कंपनी से डायरेक्ट आ जाता है, और उसमें वो लोग और कंपनी वाले समझते हैं, हम लोगों को कुछ पता भी नहीं रहता है। कंपनी वाला महीना बेचता है, वो जब फॉलोअप में आते हैं तब पता चल रहा है कि वो दवा वहाँ से अपने मंगा के खा रहे हैं। हम लोग को आइडिया नहीं था, लेकिन हम लोग खाली इंट्रोड्यूस कर देते हैं, अदरवाइज इसमें कोई रोल नहीं है डॉक्टर का। लेकिन हाँ, हम लोग जगह बताए थे कि वहाँ से मिल सकता है। प्राइवेट में मिलती हैं दवाइयाँ, लेकिन गवर्नमेंट में फ्री हैं, और हर ज़िले में आजकल अभी जो है हर ज़िले में सरकार ने एक ICTC सेंटर बनाया जहाँ टेस्ट होता है, मुफ्त में सुविधा है, टेस्ट काउंसलिंग के बाद टेस्ट होता है। और दवा मिलने के लिए सरकार ने, जैसे अब झारखंड में 12 जगह, अभी 12 ART सेंटर जहाँ होगा वहाँ मिलेगा दवा। अभी हम लोग क्या किए कि ART सेंटर के बगल में एक लिंक ART बना दिया। जैसे मान लीजिए कोई सब डिवीज़न है, मान लीजिए ये है मतलब यहाँ पे ART सेंटर MGM में है, तो क्या है कि हम लोग ART सेंटर इधर सरायकेला में लिंक बना दिया, चाईबासा में तो अब खुल ही गया है, ऐसे हम लोग घाटशिला में बना दिया। वहाँ का मतलब क्या है कि वहाँ डॉक्टर नहीं रहेगा, सिर्फ दवा मिलेगी। रजिस्ट्रेशन के लिए उसको आना ही होगा, क्योंकि डॉक्टर देखेगा तभी होगा, टेस्ट होगा तभी होगा, सब कुछ होगा, लेकिन उसको यहाँ बार बार नहीं आना पड़े, अपने नज़दीक क्षेत्र में मिल जाए। इसलिए वहाँ क्या कर रहे हैं, जहाँ भी ये ICTC है, बहुत जगह ICTC
ये नहीं बोले नहीं कि ज़िला अस्पताल के अलावा सब डिवीज़न अस्पताल में भी है, तो हम लोग ICCC में उस व्यक्ति का नाम की दवा रख देते हैं, तो आदमी दवा लेके जाता है 3 महीने का, फिर 3 महीने पे IRT सेंटर आके फिर चेक करा के फिर वहाँ 3 महीने के जाता है। इस टाइप का ऐसा चल रहा है, तो लिंक ART भी बना लेते हैं। काफ़ी आपने अच्छी जानकारी दी सर। ग्लोबल स्टोरीज में सर बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। चलिए, थैंक यू वेरी मच। ये थे झारखंड के वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर मतीन अहमद खान, जो कि HIV एड्स के बारे में काफ़ी उन्होंने जानकारी दी, और देखिए आज एड्स दिवस भी है और काफ़ी लोगों को जागरूक भी लगातार कर रहे हैं और काफ़ी लोगों को उन्होंने लाभ भी पहुंचाया है। और मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं कि एड्स और HIV की जो बीमारी है छुआछूत की बीमारी नहीं है, कोई सामाजिक बीमारी नहीं है। अगर आप इस वीडियो को आप देख रहे हैं तो अधिक से अधिक जागरूकता को बढ़ाएं, फैलाएं, ताकि मतलब इस तरह के पीड़ित अगर लोग हैं उन्हें किसी भी प्रकार की सामाजिक दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। If you like this video, like, subscribe and comment.